जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कंपटीशन की तैयारी पर। आज के वीडियो में हम 5 फरवरी का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फरवरी 2023 में श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है वी रामचंद्र। वी रामचंद्र। रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 में केनरा बैंक के पूर्व महाप्रबंधक वी रामचंद्र को श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और श्रेय इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड की सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया है। अक्टूबर 2021 में एसआईएफएल और एसईएफएल के बोर्ड को अपने हाथों में लेने के बाद आरबीआई ने एसआईएफएल और एसईएफएल के प्रशासकों का समर्थन करने के लिए 3 सदस्यीय सलाहकार परिषद बनाई थी। सलाहकार समिति कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान एसआईएफएल और एसईएफएल के संचालन में प्रशासक को सलाह देगी। समिति के अन्य 2 सदस्य कौन कौन से हैं? एक तो हो गए वी रामचंद्र, दूसरे हैं वेंकट नागेश्वर चलसानी। ये पूर्व उप प्रबंध निदेशक थे किसके? एसबीआई के। और तीसरे हैं टीटी श्रीनिवास राघवन। ये पूर्व प्रबंध निदेशक थे सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड के। अब बात करते हैं हाल ही की कुछ नियुक्तियों के बारे में। तो मॉर्गन स्टेनली ने फरवरी महीने में अरुण कोहली को नया भारत प्रमुख नियुक्त किया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने भरत भास्कर को आईआईएमए के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। टाटा ट्रस्ट ने 24 जनवरी को सिद्धार्थ शर्मा को ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अपर्णा उपलुरी को मुख्य परिचालन अधिकारी बनाया है। अब बात करते हैं आरबीआई की। तो इसके जो गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बैंक 2 वैधानिक रिपोर्ट, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो वो 2 रिपोर्ट कौन सी हो गई? बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट। ये जो है वो आरबीआई रिपोर्ट को प्रकाशित करता है। यह वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। तो ये थी आरबीआई से संबंधित जानकारी। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में बंगाल सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है? तो उनका नाम है एच धर्मराजन। मेजर जनरल एच धर्मराजन ने बंगाल सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला है। एच धर्मराजन अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल बार, विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हैं। वह मेजर जनरल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खंदक वासला भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून और रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के पूर्व छात्र रहे हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स में नियुक्त किया गया था। अगर आप ये जानकारी नहीं याद रख पाते हैं तो केवल इतना ही याद रख लीजिए कि बंगाल सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग कौन बने हैं? एच धर्मराजन। अगर आप बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डिटेल पढ़नी पड़ेगी, और छोटे स्तर की परीक्षाएं दे रहे हैं तो आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। किस खिलाड़ी को कुश्ती महासंघ की निगरानी समिति में शामिल किया गया है? तो उनका नाम है बबीता फोगट। भारतीय कुश्ती संघ पर लगे आरोपों की जांच करने वाली समिति में पूर्व पहलवान और भाजपा नेता बबीता फोगट को भी शामिल किया गया है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर आरोप लगाने वाले पहलवानों ने कहा था कि जांच समिति में सरकार ने अपनी मर्जी से लोग चुने हैं। पहलवानों के इस बयान के बाद बबीता फोगट को जांच समिति में शामिल किया गया है। मॉर्गन स्टेनली ने
किसे भारत के नए कंट्री हेड के रूप में चुना है? तो उनका नाम है अरुण कोहली। अरुण कोहली। मॉर्गन स्टैनली के बारे में बात करते हैं। यह एक वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी है जो अपनी सहायक और सहयोगी कंपनियों के द्वारा अपने उत्पाद और सेवाएं ग्राहकों को देती है। इस कंपनी की स्थापना 5 सितंबर 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अमेरिका में है। बात कर लेते हैं अमेरिका की। राजधानी है वाशिंगटन डीसी। मुद्रा है डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री मनमोहन सिंह जी को किस देश द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन द्वारा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को यूके में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है। आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए उन्हें लंदन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर्स से सम्मानित किया गया है। NISAU यूके द्वारा इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स ब्रिटिश विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों की उपलब्धियों का जश्न मनाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में डॉक्टर सिंह की शैक्षणिक उपलब्धियों का प्रतीक है। बात कर लेते हैं यूनाइटेड किंगडम की। यूनाइटेड किंगडम उत्तर पश्चिमी यूरोप में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। यह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड से मिलकर बना है। पूरा यूनाइटेड किंगडम राष्ट्रमंडल नाटो और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। यूके की राजधानी कहाँ है? लंदन में है। इसके राजा कौन है? चार्ल्स तृतीय। प्रधानमंत्री कौन है? भारतीय मूल के ऋषि सुनक। और इसकी जो सरकार है वो कैसी है? संसदीय संवैधानिक राजतंत्र। यहाँ पर है। मुद्रा है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। तो ये थी यूके से संबंधित जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो हरियाणा में किया जा रहा है। क्रम कौन सा है? 36वां। तो 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 3 फरवरी से 19 फरवरी तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष का जो थीम राज्य है वो कौन सा है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और भागीदार देश संघाई सहयोग संगठन है। मंडप में एक स्थायी संरचना शामिल होगी जिसमें NER के सभी राज्यों के तत्व शामिल होंगे। और सूरजकुंड मेला 2023 में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिल्प, हथकरघा और रीति रिवाजों के साथ साथ दुनिया भर के व्यंजन इसमें शामिल हो रहे हैं। और सूरजकुंड मेला भारत और दुनिया भर से 10 लाख से अधिक पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। तो फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में। बात कर लेते हैं हरियाणा की। राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अभी इन्होंने विवादित बयान दे दिया है कि पुरानी पेंशन बहाल करने से देश दिवालिया हो जाएगा। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। इनके बयान की काफी आलोचना हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की किस कंपनी ने हाल ही में इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो ये किसने किया है? अडानी ग्रुप ने। भारत के अडानी ग्रुप ने हाल ही में $1.2 अरब में इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। इस सौदे के तहत अडानी समूह तेल अवीव में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब स्थापित करेगा। फरवरी 2023 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हो गया? तो उस देश का नाम है कांगो गणराज्य। भारत ने फरवरी 2023 में कांगो गणराज्य को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल कर लिया। कांगो गणराज्य के राजदूत रेमंड सर्जवेल ने
भारतीय अधिकारियों की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। यह एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका प्राथमिक उद्देश्य कार्यों की लागत को कम करके सौर विकास को बढ़ावा देना है। यह एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है जिसका प्राथमिक कार्य सौर विकास को बढ़ावा देना है। यह वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है। इसे भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को 121 सौर संसाधन में संपन्न देशों के साथ पार्टियों के सम्मेलन COP21 इसमें लॉन्च किया गया था। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आप। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया है? हरियाणा के गुरुग्राम में। अब जो इसमें विकल्प दिए हुए हैं उत्तर में, उन सभी पे नजर डाल लेते हैं। तो गैबोन की राजधानी है लिब्रेविल मुद्रा है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक। गिनी गणराज्य राजधानी है मलाबो, मुद्रा मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, मुद्रा है सर्बियाई दिनार। और कांगो गणराज्य की राजधानी है ब्राज़ाविल, मुद्रा मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक। मैड्रिड अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारत को किस वर्ष फोकल देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा? ये किया जाएगा 2025 में। 2025 में मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर में भारत को फोकल देश के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। देश में स्पेन के राजदूत जोस मारिया रिडाउ ने 2 फरवरी को इसकी घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित होने वाले 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में स्पेन जो है थीम देश है। 1933 में शुरू हुआ मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर मैड्रिड के बुएन रेटेरो पार्क में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। पवेलियन में 100 से अधिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्पेन ने बंगाल के 5 विश्वविद्यालयों को पुस्तकें दान की हैं। प्रमुख भारतीय प्रकाशन कंपनियों द्वारा स्पेनिश लेखकों की रचनाएं भी प्रकाशित की जा रही हैं। कोलकाता पुस्तक मेले में एक स्पेनिश बंगाली फुटबॉल शब्दकोश लॉन्च किया जाएगा जिसमें स्पेनिश लीग में इस्तेमाल होने वाले शब्द और वाक्यांश शामिल किए जाएंगे। बात करते हैं स्पेन की, तो राजधानी है मैड्रिड, मुद्रा है यूरो। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फुटबॉल। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इनका नाम है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 में जो रिकॉर्ड बनाए उनमें से एक ने उनकी हरफनमौला क्लास का पता लगा दिया। अपने शानदार नाबालिग 26 रनों के साथ गिल तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाले सबसे युवा भारतीय बन गए। सैफ अंडर-20 महिला चैंपियनशिप 2023 का चौथा संस्करण किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये बांग्लादेश में किया जा रहा है। कब से कब तक? 3 फरवरी से 13 फरवरी तक। कहां पर? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। संस्करण कौन सा है? चौथा। बात कर लेते हैं बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है? तो ये गांव कहाँ है? भोपाल में। मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी महीने में भोपाल जिले में स्थित इस्लाम नगर गांव का नाम बदल दिया है और क्या कर दिया है? जगदीशपुर। इस्लाम नगर गांव भोपाल से लगभग 12 किलोमीटर दूर है, जो
किलों के लिए प्रसिद्ध है। भोपाल की स्थापना 1724 में एक अफगान सैनिक दोस्त मोहम्मद खान ने की थी, जिसने जगदीशपुर में अपनी राजधानी स्थापित की और इसे इस्लाम नगर यानी इस्लाम का शहर नाम दिया। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम भी बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम और नसरुल्लागंज का नाम बदलकर भेरुंडा कर दिया था। और दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में मुगल गार्डन है, उसका नाम भी बदल दिया है और क्या हो गया है, गौतम बुद्ध शताब्दी गार्डन। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल, राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं जो प्रसिद्ध हैं? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फासिल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बांधों की बात करते हैं, बाणसागर बांध, भीमगढ़ बांध, गांधी सागर बांध, इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध। ये सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं, आते रहते हैं। पंजीकृत जीआई टैग किस किस को मिला है? यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं, चंदेरी फैब्रिक और चमड़े के खिलौने इंदौर के, दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटलवेयर और रतलामी सेव, इनको जो है जीआई टैग मिला हुआ है। आज का अंतिम प्रश्न, मार्च 2023 तक किन हवाई अड्डों पर डिजी यात्रा लागू की जाएगी? तो ये की जाएगी इन सभी में, कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद में। इस परियोजना का उद्देश्य है कि कोई भी यात्री बिना किसी कागज के या बिना कोई संपर्क किए विभिन्न चेक पॉइंट से गुजर सके। इसके लिए उसके चेहरे की फीचर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे उसकी पहचान स्थापित होगी जो सीधे उसके बोर्डिंग पास से जुड़ी होगी। पहले चरण में डिजी यात्रा को अगस्त 2022 में वाराणसी और बेंगलुरु के 2 हवाई अड्डों पर शुरू किया गया था और अब जो है वो कोलकाता, पुणे, विजयवाड़ा और हैदराबाद हवाई अड्डों पर इसको शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर के प्रश्न। वीडियो कैसी लगी? आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।